आधार पर भी एक तो हम लोगों ने इस आधार पर देखा कि मौखिक और लिखित आधार पे, है ना, दो तरीके से संचार होता है। एक, जब हम किसी को कुछ कह के बोल के जब हम सूचना या संदेश का संप्रेषण करते हैं, जब किसी तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित वो मौखिक संचार, है ना। और फिर जब हम लिख करके किसी को कोई सूचना या संदेश एक प्रेषक रिसीवर तक भेजता है, यानी सूचना का प्रसार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संचार। और इन दोनों के क्या गुण है, क्या दोष हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है। जो गुण है वो लाभ है, जो दोष है वो हानि है ना। ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। अब संचार को एक दूसरे आधार पर इसका विभाजन किया गया है, और वो है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी और तीसरा है फिर समस्तरीय। और चौथा है आड़ा तिरछा। मेरा नाम कार्तिक तिरछा। मेरे इस चयन में समीक्षा इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका है। अब जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ सूचना देता है, संदेश भेजता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अधोगामी से, ठीक है ना। और जनरली अधिकारी क्या करता है, आदेश या निर्देश अपने से नीचे अधीनस्थों को देता है ना। तो वो कैसे देगा, जब संचार करेगा। तो जब एक उच्चाधिकारी अपने से अधीनस्थ को जब कोई सूचना देता है या भेजता है, तो हम उसे अधोगामी संचार कहेंगे, ठीक है ना, जैसा कि आप संकेत से भी समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि जब हम रिपोर्ट बना करके, है ना, कि हमने कौन कौन सा लक्ष्य पूरा कर लिया, कौन कौन सा उद्देश्य हासिल कर लिया, हम जब वो सारा रिपोर्ट बना करके जब हम अपने से ऊंचे के अधिकारियों को भेजते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी, जैसा कि संकेत भी बता रहा है ना। और अब इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देकर बता दे रहा हूँ कि जैसे जब एक महिला पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ यानी महिला कार्यकर्त्री को, उसको जब कोई आदेश निर्देश भेजेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधोगामी संचार। और जब आप अपने सीडीपीओ को, अपने उच्चाधिकारी को जब कोई रिपोर्ट भेजेंगे, प्रतिवेदन सौंपेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी। बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब कभी कभी क्या स्थिति आती है कि ये ऊर्ध्वगामी या अधोगामी, मतलब अपने से उच्चाधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को हम जनरली सूचना आदेश प्रेषित करते हैं या रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी जरूरत पड़ जाती है अपने समस्तरीय, यानी कि जब एक महिला सुपरवाइजर दूसरे महिला सुपरवाइजर के साथ जब संवाद स्थापित करेगी, सूचना का आदान प्रदान करेगी। अब यहाँ करेगा नहीं करूँगा क्योंकि महिलाएं अक्सर बनती हैं, ये पद महिलाओं के लिए है। तो जब एक महिला ये करेगी सुपरवाइजर के रूप में, एक सुपरवाइजर से दूसरे सुपरवाइजर के साथ जब किसी सूचना का आदान प्रदान या किसी संदेश का आदान प्रदान, आदान मतलब देना, प्रदान मतलब देना, तो जब उनके बीच कोई कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्तरी, है ना। एक सीडीपीओ दूसरे सीडीपीओ के साथ, एक महिला सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर के साथ, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दूसरे के साथ,
और इसकी जरूरत भी पड़ती है कई बार क्या होता है कि क्या सारे आंगनबाड़ी का या सारे सीडीपीओ का या सारे महिला सुपरवाइजर का मेंटल लेवल एक होता है क्या? नहीं, कुछ लोग जल्दी बात समझ जाते हैं और कुछ लोग देर से। तो अपने अधिकारी से हर बात नहीं शेयर कर सकते ना, हर बात नहीं पूछ सकते, है ना, उसके जिम्मे बहुत सारा काम होता है, वो फ्री भी नहीं, बहुत बिजी रहता है। तो वैसे मामले में आप क्या करते हैं, अपने से बराबर वाले का समस्त्री के साथ संवाद करते हैं। हो सकता है कि आपसे बेहतर वो समझ लिया हो, है ना, या कभी कभी आप किसी कारण से मीटिंग में नहीं गए तो आप अगले से पूछ सकते हैं कि मीटिंग में आज क्या डिसीजन दिया गया है। तो उसके और आपके बीच में संचार होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, समस्त्री, है ना। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कई बार संचार आड़े तिरछे भी होता है। आड़े तिरछा का मतलब ये होता है, कभी किसी को हमने आपको बता दिया, आपने उनको बता दिया, उनको उसने बता दिया, उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, तो उसमें कोई थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होता है ना। जबकि इसमें आप थ्रू प्रॉपर चैनल आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी या इसमें भी एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा है ना। या तो ऊपर से आदेश निर्देश आ रहे हैं और नीचे से ऊपर प्रतिवेदन फीडबैक रिपोर्ट जा रहे हैं, है ना। समस्त्री में भी सूचना आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं कोई नियम प्रक्रिया है ही नहीं। वो उनको कोई थ्रू प्रॉपर चैनल इसमें नहीं होता है। समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है ना? ठीक है, तब इसी बात को लिख दिया जाए। पहले हेडिंग आप लोग ये लिखना, उधारोगामी, हाँ हेडिंग डाला हुआ है, तो पहले ये हेडिंग आप लोग, मैंने तो समझाने के लिए एक साथ कर दिया ना सभी का, है ना। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, अब केवल आप एक हेडिंग लिखिए, उधारोगामी, उधारोगामी क्या अभी संदेह है क्या उसमें? वो पूरा हो गया तभी मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, इसमें पहला पॉइंट लिखे कि इसमें सोपान तंत्र समझते हो आप? पद सोपान समझते हो, की? अच्छा चलो, पहले मैं वही समझा दूं और फिर मैं मतलब ये कर दूंगा। हालांकि अभी मैं उसकी चर्चा किया हूं, ये अभी, हाँ अभी जो पदक्रम अभी देखे थे ना, सबसे नीचे महिला कार्यकर्त्री, उसके ऊपर सुपरवाइजर, उसके ऊपर सीडीपीओ, फिर उसके ऊपर कोई और अधिकारी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पद सोपान कहते हैं या हियरार्की कहते हैं, है ना। और इसमें उच्चाधिकारी जो होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या होता है, आदेश और निर्देश देता है, और नीचे वाला वो आदेश और निर्देश कितना हद तक पूरा हुआ इसकी रिपोर्टिंग वो अपने से ऊपर वाले को करता है ना। तो ऊपर से जनरली आदेश और निर्देश आते हैं और नीचे से फीडबैक दिए जाते हैं, प्रतिपुष्टि की जाती है उसकी, और रिपोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, फीडबैक। तब उस संचार की पूरी प्रक्रिया होती है ना। आप याद करिए, संचार की प्रक्रिया मैंने बताया था ना, सेंडर, फिर सूचना, फिर माध्यम, प्राप्तकर्ता और फिर फीडबैक। ये मैं पढ़ाया था जब प्रक्रिया पढ़ाया था, तो है ना। अभी जो नोट्स आप लोगों ने लिया है उसमें मैंने वो पूरा बना करके समझाया हुआ है, तो जो लोग नहीं थे उसमें वो लोग वहां से देख सकते हैं। अगर कोई बात नहीं आए तो आप लोग अलग से मुझसे डिस्कस क्लास के पहले या क्लास के बाद कर सकते हैं। उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर भी है ना। तो अगर उस पर भी अगर क्लास में यहाँ नहीं संभव है, क्योंकि एक के बाद एक क्लासेज होती हैं, तो आप बाद में भी अगर पढ़ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। मैं क्लास में रहूंगा तो मना कर दूंगा, क्लास से जो फ्री रहूंगा तुरंत आपको समझा दूंगा वो बात, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा किसी भी तरह। ठीक है, तो ये उदाहरण में पहले लिखे, इसमें सोपान तंत्र में निचले स्तरों से संदेश उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजे जाते हैं। सोपान तंत्र में निचले स्तरों से संदेश उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजे जाते हैं।
भेजे जाते हैं। नंबर 2, इसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। कार्य की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आप लोग एकदम फील्ड लेवल पर रहते हो ना, आपको नीतियों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। नीति निर्माण का काम किसका है? मैं बार बार कर रहा हूं, ये काम विभाग का स्टाफ पे होता है, ये चीजें मंत्रालय स्तर पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो कई बार जो नियम बना देते हैं ऐसे ऐसे करना है, जब हम व्यवहारिक स्तर पर जाते हैं करने, कई बार उसमें क्रियान्वित करते समय बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने लमसम 100 बच्चों का मान के बना दिया, और यहाँ मौके पर क्या हो गए, 150 बच्चे हो गए। अब 50 बच्चों का संसाधन कम पड़ जाएगा ना। या मान लीजिए ऊपर से 100 बच्चों के लिए आ गया और यहाँ पे बच्चे ही 50 हैं, तो उतना एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा। उसका हम क्या करें? तो तमाम तरह की जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने से वरिष्ठ अधिकारी को हम क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि ये व्यवहारिक कठिनाई आ रही है ना। उससे अपने से ऊंचा अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को, ऑफिसर को हम क्या करते हैं, अवगत करवाते हैं इस सूचना से। यहाँ तक बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी प्रकृति प्राय प्रार्थनात्मक होती है। इसकी प्रकृति प्रायः प्रार्थनात्मक होती है। अरे प्रार्थना करते हो ना, वही प्रार्थनात्मक होती है। प्रार्थनात्मक होती है। भाई मैंने तो अपने जीवन में कभी ये नहीं देखा है कि कोई निम्न अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को आदेश निर्देश दे। वो क्या करता है, उसे प्रार्थना करता है, याचना करता है, रिक्वेस्ट करता है, सर ऐसा कर दिया जाए, है ना। जैसे आप ही अगर आपको छुट्टी लेना है तो अपने से ऊंचा अधिकारी के पास ही भेजोगे ना, अपने से नीचे के पास थोड़ी प्रार्थना पत्र भेजोगे। तो उसे आप रिक्वेस्ट ही तो करोगे, है ना, कि मेरा ये प्रार्थना है, ये चीज कर लिया जाए। ऊपर का अधिकारी क्या करेगा, हमेशा वो आदेश और निर्देश देता है ना। और हमेशा निम्न अधिकारी क्या करता है, वो उसको फॉलो करता है। या अगर कोई बात कुछ कराना चाहता है, वो चाहता है कि ये काम ऐसे हो, तो वो केवल क्या करता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है ना। जैसे यहीं पर अभी आप ही का इन्हीं तीनों में उदाहरण मैं बार बार देता हूं, इसलिए भाई एक आपका अधीनस्थ है और एक आपका उच्चस्थ है, तो हम क्यों दूसरी दुनिया भर की बात करें, हम यहीं पर इसका कर लेते हैं कि जैसे अभी आपको अगर कार्यकर्त्री को आप क्या करोगे, आदेश निर्देश दोगे, भाई ये देखो ऐसा नहीं ऐसा करना है। और अपने सीडीपीओ को आप क्या करोगे, प्रार्थना करोगे कि सारा ऐसे किया जाए, ठीक है। तो जब आप नीचे वाले को करते हो अधीनस्थ को, तो आदेश निर्देश के रूप में होता है। जब अपने उच्च अधिकारी को करते हो तब आप याचना करते हो, प्रार्थना करते हो, है ना, कि ऐसा किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। डैश देके मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रगति प्रतिवेदन
प्रस्तुत करना। जैसे मान लो कि वो 100 बच्चों का टीका लगाने के लिए आया है और आपने 50 बच्चों का लगा दिया, अभी 50 बच्चों का बाकी है। आप एक प्रगति बताओ ना कि अब 0 से 50 तक हो गया, 50 के बाद हमें करना है, तो क्या प्रगति हुई, अपने लक्ष्य को कहाँ तक हमने हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, इसकी प्रगति रिपोर्ट हम क्या करते हैं, आगे के ऊपर के अधिकारियों को हम भेजते रहते हैं। ठीक है, वही तो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। देखना कई बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी उच्च से ज्यादा बुद्धिमान दिलचस्प होता है, सीनियर अधिकारी से जो जूनियर होता है ना, कभी कभी वो ज्यादा टैलेंटेड होता है, ज्यादा अनुभवी होता है। अब मान लो कोई नया नया सीडीपीओ बन के आया है और कोई अगर 10 साल से महिला पर्यवेक्षक अगर कोई है, वो नए वाले सीडीपीओ की तुलना में उसके पास भले वो निम्न स्तर पर है लेकिन उसके पास ज्यादा अनुभव है 10 साल, है ना, भले वो उसे पद सोपान में नीचे स्तर पे लेकिन अनुभव ज्यादा है, कैसे काम किया जाता क्या। तो निश्चित रूप से वो अब चूंकि वो अधिकारी है सीडीपीओ, तो उसको आप आदेश निर्देश तो नहीं देगा, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा आप लोगों ने, सुझाव प्रस्तुत करना, विचार विमर्श के लिए, विचार विमर्श के लिए लिखित या मौखिक अनुरोध करना, विचार विमर्श के लिए लिखित या मौखिक अनुरोध करना, लिखित या मौखिक अनुरोध करना। ठीक है, अब लिखिए अधोमुखी संचार, अधोमुखी संचार। इसमें पहला पॉइंट अधोमुखी संचार समझ में तो सब क्या ही गया है, जब ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे वाले के साथ करे उसे हम क्या कहेंगे, अधोमुखी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों तक, इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों तक सूचना या संदेश भेजते हैं, सूचना या संदेश भेजते हैं, या इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, सूचना या संदेश भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधोमुखी संचार की प्रकृति, अधोमुखी संचार की प्रकृति, नेचर, प्रकृति प्रायः कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। अरे भाई ऊपर का नीचे कर रहा है ना, यस यू आर राइट 100%, क्या होगा, आदेशात्मक होगा। ठीक है, प्रायः आदेशात्मक होती है, जबकि वहीं उधर का क्या होगा, प्रतिवेदन, बिल्कुल, ऊपर से आदेश निर्देश और नीचे से प्रतिवेदन, है ना। तो जब भी अधोमुखी संचार होगा वो आदेश के रूप में होगा, निर्देश के रूप में, यही तो मैं समझा रहा हूं देर से। और जब नीचे से ऊपर को होगा तो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, प्रतिवेदन, फीडबैक, प्रत्युत्तर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबके, किसी को कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा समझा सर आ रहा है आगे, ऐसा तो नहीं कि ऐसे जबरदस्ती कह दे रहे हो, रियल में समझ में आ रहा है।
आप एक दूसरे को समझा सकते हो बाद में। एक बात इसके अंतर्गत, नेक्स्ट, इसके अंतर्गत लिखित या मौखिक आदेश, इसके अंतर्गत लिखित या मौखिक आदेश, इसके अंतर्गत लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, सर्कुलर, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं परिपत्र, सर्कुलर। क्या वो अंग्रेजी वाले लोग गायब हो गए क्या आज? चलो कोई बात नहीं। परिपत्र ऐसे, सर्कुलर, परिपत्र, जैसे कभी ये समझा दे रहा हूँ इसका मतलब परिपत्र होता क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई यूपीएससी की तैयारी तो नहीं करता है, क्योंकि उनको इसकी जरूरत पड़ती है, ये वाले पेपर में ये रहता है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। दरअसल होता क्या है, जैसे अधिकारी है, कोई आदेश निर्देश भेजा है ना, और नीचे वाला ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, कुछ आगे रिपोर्ट ही नहीं भेजा है ना, इस पर हमने कहाँ तक एक्शन लिया है, कहाँ तक लक्ष्य प्राप्ति हुई है, कहाँ तक क्या प्रगति है, कुछ बता ही नहीं, उसे ही फाइल दबा के पड़ा हुआ है। तो ऊंचा अधिकारी एक समय के बाद क्या करता है, परिपत्र जारी करता है, सर्कुलर। आप बताएं कि जो इसके पहले जो आपको आदेश निर्देश भेजे गए थे, दिए गए थे, है ना, तो दिया जाने का मतलब मौखिक भी हो सकता है, भेजे गए मतलब लिखित में, उन तरीके से होता है, लिखित या मौखिक, अभी मैंने समझाया, लिखवाया। तो उस पर फिर वो दोबारा क्या करेगा, जब दोबारा भेजता है कि क्या हुआ इसका, हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर, परिपत्र। तो क्या लिखा आप लोगों ने कि इसके अंतर्गत लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली, नियमावली, रूल एंड रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, नियमावली, नियमावली, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, गाइड जिसे हम कहते हैं, गाइड करना, कैसे करना है नहीं, मार्गदर्शन, बजट स्वीकृति, बजट स्वीकृति, बजट, कार्मिक सम्मेलन, कार्मिक सम्मेलन आदि तरीके आते हैं, कार्मिक सम्मेलन, लिख दूं क्या, लिख लोगे आप लोग, कार्मिक सम्मेलन आदि तरीके आते हैं, कार्मिक सम्मेलन आदि तरीके आते हैं। चलो अभी बजट की बात आई है, तो दो तीन बातें मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर, हालांकि इकोनॉमिक्स वाले टीचर इस पर विशेष फोकस करेंगे, लेकिन दो तीन बातें मैं आपको फोकस कर दे रहा हूँ। अपने आप बजट का पिता किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन, 1860 में पहला बजट पेश हुआ। फिर उसके बाद से पहला बजट सडगोम ने पेश किया था, और लगातार 6 बजट पेश किया था क्या नाम, मोरारजी देसाई ने। और ये पहली बार, ये जो अभी बजट पेश कर रही हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई मंत्री, वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया। कल आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे, कल उन्होंने रखा, और आज 11 बजे उन्होंने बजट प्रस्तुत की, ठीक है ना। और बजट क्या होता है, आय और व्यय का विवरण होता है। हालांकि यह केवल आय और व्यय का विवरण ही नहीं होता, इसके माध्यम से हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, है ना, कि हमें गरीबों के लिए इतने आवास बनाने हैं, इतना पुलिया बनाना है, इतना पेड़ लगाना है, इतना गरीबों का घर बनवाना है, इतना वो स्वच्छ भारत के तहत आप समझ, फिर वो हर घर नल पहुंचाना है, अच्छी सड़कें देनी है, बिजली 24 घंटे देनी है, पानी देना, तमाम सारी जो योजनाओं को हम उन बजट के माध्यम से ही करते हैं, है ना। पैसा आएगा कहाँ और पैसा क्या आएगा कहाँ, तमाम सारी बातें होती। सो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बजट आया तो मैं आपको दे दिया, बाकी तो इकोनॉमिक्स वाले टीचर, क्योंकि अभी ऐसा पहली बार हो रहा है ना, आने वाले भावी एग्जामों में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी जी,
बजट, अरे बिल्कुल यही। अच्छा तब, तब आपकी, तब हाँ, तब तो आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं क्या, और है ना, असल के नहीं, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं उससे बच रहा था, क्योंकि मुझे अपना पढ़ा के जल्दी खत्म करना है ना। अच्छा, वैसे भी आप लोगों ने फोटो खींच ही लिया है जो मुझे पढ़ाना लिखवाना है, तो चलो वो भी तो खैर बता ही दूंगा। ये भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। दरअसल जो बजट बनता है ना, ये आपको फिनेंशियल ईयर पता ही है कब से कब तक, 1 अप्रैल से शुरू होता है और हाँ 31 मार्च तक, इसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, फिनेंशियल ईयर कहते हैं। और अनुच्छेद 112 के तहत ये वार्षिक वित्तीय, कहीं भी भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं, जो शब्द है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, जिसे हम बजट कहते हैं आम बोलचाल। तो ये काम राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की ओर से ये रखता कौन है, वित्त मंत्री। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना, 11 बजे प्रस्तुत करना, 10:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने गए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और दही उनके मुंह में खिला के और इसकी शुरुआत किया, क्योंकि बजट पर बहुत कुछ टिका होता है। पूरे 1 वर्ष में हम कितना विकास करेंगे ये बजट पर ही है, क्योंकि विकास के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के संभव है क्या, नहीं। कोई भी नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बिना पैसे क्रियान्वित नहीं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो महिला सुपर करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। ये कुछ भी करना हो तो पैसा चाहिए उसके लिए, और पैसा मिलता है किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से, है ना। तो देखो ये अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है, और वहां से जो पैसा कार्यपालिका को दिया जाता है खर्च करने, संसद उस पर नियंत्रण रखती है। जब तक संसद है तब तक वो पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती, और वो स्वीकृति कैसे मिलता है, बजट के माध्यम से। क्या है कि जो अगले वर्ष का, यानी अभी ये जो इस वर्ष के लिए बजट तैयार किया जा रहा है, पास प्रस्तुत किया गया है, इसका जो टाइम रहेगा ये 1 अप्रैल से, और अगले साल ये बजट, अभी देखे अंतरिम बजट, चुनावी वर्ष था, अंतरिम बजट आ गया था, है ना, अब पूरा बजट आया, पता नहीं सरकार बदल जाती तो अपने तरीके से प्राथमिकताएं तय करती, इसीलिए जब जिस साल चुनाव रहता है ना उस साल अंतरिम बजट प्रस्तुत, सरकार बनने के बाद फिर पूर्ण बजट। अगर वही सरकार है तो वही, जैसा कि अभी है, ये सरकार दूसरी आती तो अपने तरीके से करती, ठीक है। तो इसमें ये जो बजट है ये होगा, इसका समय 1 अप्रैल 2024 को, और कब तक के लिए, 31 मार्च 2025 तक, ठीक बात है। अभी ये बजट पता है पिछले ही साल बीत गया है 23, उसी समय सितंबर अक्टूबर से ही सरकार के जितने विभाग होते हैं, अभी मैं आपके विभाग की बात किया ना, आप महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के तहत आपका विभाग काम करता है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया था कि आपका विभाग किसके तहत आया था, अरे वाह, तब तो ठीक ही है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा ठीक बात है, हाँ तो मुझे क्या पता, मैं तो अनुभव के आधार पर बता, ठीक है ना। तो ये हर विभाग, जैसे कृषि विभाग है, वन विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, आपका महिला बाल विकास मंत्रालय, तमाम ये अलग अलग विभाग हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको अलग अलग विभागों में बांट देते। तो उस विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं सचिवालय स्तर पे, मतलब आपका मध्य प्रदेश भोपाल में, और इंडिया का कहाँ पे, दिल्ली में, तो वहाँ पे ये बजट बनना शुरू हो जाता है ये यहीं से, ये सितंबर अक्टूबर से, ठीक है। और जब नीचे से बनना कहाँ शुरू होता है, नीचे से, और ये बना के अब कहाँ भेजते हैं, अपने से ऊपर भेजते भेजते यहाँ तक के मामला चला जाता है सचिवालय स्तर, और सचिवालय स्तर पर जाता है तो वहाँ पे जो टॉप रहता है उस विभाग का शासनिक प्रमुख होता है, और जो मंत्री जो उसका राजनीतिक प्रमुख होता है, वो दोनों मिलके इसको फाइनलाइज करते हैं, है ना, इस बजट। तो इस तरह से जितने विभाग होते हैं सरकार के, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, अपना अपना बजट बना करके और फाइनल कर देते हैं, और ये सारे मिल करके अपना बजट भेजते हैं वित्त मंत्रालय। किसको भेजते हैं, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, कि हमारा 1 साल का अनुमानित बजट अनुमान पर आधारित होता है ना, कि इतना इतना काम करना है, ये करना है, इतना पैसे की जरूरत, एक अनुमान पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो हम अनुमानित बजट बना करके और वहाँ पे भेज देते हैं, इसके पास, वित्त मंत्रालय। अब वित्त मंत्रालय क्या करता है, सबको कंसोलिडेट कर देता,
मतलब एक में मर्ज कर देता है और इमर्ज करके वो बजट के रूप में क्या करता है, पेश करता है वहां संसद में, यहाँ विधानमंडल। ठीक है, इसमें तमाम सारे कर संबंधी प्रस्ताव भी होते हैं, टैक्सेस, क्योंकि सरकार को आमदनी कैसे होती है, टैक्सेस के माध्यम से। तमाम सारी बात करके विभिन्न स्रोत होते हैं, कहाँ से कितना लिया जाएगा, कैसे पैसा खर्च होगा, तो पैसा आना भी तो चाहिए ना, पैसा आएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, तमाम सारा विवरण है। और हर विभाग जब अपना ये बताता है तो बताता है ये पैसा आएगा कहाँ और पैसा जाएगा कहाँ। तो इस तरह से बना के मंत्री के सामने यहाँ पे, और फिर जब वहाँ से अनुमति हो जाती है तो उनके लिए भारत की संचित निधि और यहाँ पे राज्य की संचित निधि, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है 266। अब उसका 266 एक वहाँ से पैसा मिल जाता है, और जब वित्त मंत्री सक्षम हो जाता है बजट, तो फिर जिस मंत्रालय का जितना बजट डिमांड रहते हैं देखना, उसमें काट छांट भी किया जाता है। तो आप में भी उसी हिसाब से काट छांट किया जाएगा, क्योंकि हमें पता रहता है कि अगर हम 100 रुपया मांगेंगे हमें क्या होगा, 90 रुपया मिलेगा, हमें पहले से पता है। तो हम क्यों ना 110 रुपया मांग लें, ताकि 10 रुपया न भी करे तो हमें 100 रुपया मिल जाए जितना। तो ये सारे मंत्रालयों को पता होता है कि इसमें काट छांट हो, ये पहले ही थोड़ा बहुत बढ़ा के, जैसे कुर्सी का मूल्य 500 है तो 700 कर देते, ताकि कटेंगे भी तो 500 जाएगा जितना हमें। तो इस तरह से जब हो जाता है, पारित हो जाता है, फिर उसी अनुपात में मान रहती है, अलग अलग विभागों को पैसा बांट दिया। अब वही पैसा क्या होता है, अब क्रियान्वित करने के लिए फिर जिले स्तर पे आता है। अब जिले स्तर से सब डिवीजन, सब डिवीजन से फिर नीचे का स्तर तक जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ये पूरी इस पर जीएसटी पेट्रोल को नहीं, अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाता, अगर वो डीजल या पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता, तब तो मैक्सिमम जो हमारा स्लैब है वो 28% है, तो उस पर केवल 28% ही जीएसटी लगता। ठीक है ना। और पेट्रोल जो अभी रुपये 107 रुपये लीटर है ना यहाँ पे एमपी में, तो सीधे धड़ाम से 20 या 30 पे कम आकर के वो लगभग आप मान के चलो कि ये 180-85 आसपास आ जाएगा, है ना। 180 रुपये, अरे केवल 80 रुपया, अभी कितना है 107 रुपया, 80 रुपये का आसपास। तो अभी डीजल पेट्रोल जीएसटी से बाहर है। तो इसलिए बाहर है, देखो अभी जब से जीएसटी पर का गठन हुआ है ना, अनुच्छेद 279(a) के तहत, है ना। तो इसमें जीएसटी की जब भी बैठक होती है, सारे राज्यों के मंत्री होते हैं और जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उसकी अध्यक्षता करती है, और उसमें शामिल किया जाता है कि किस वस्तु को हम किस स्लैब में रखना है ना। जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब है। तो जो तो अति आवश्यक चीजें जैसे आटा, नमक, दाल, जो आम उपभोक्ता चीजें पर जीएसटी कम लगता है 5%, और जो ऐशो आराम वाली चीजें हैं जैसे 5 स्टार होटल में रहना, खाना खाना, ये जो मतलब जो लग्जरियस चीजें हैं, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, जो लग्जरियस चीजें जिसके बिना भी आपका जीवन संभव है, उस पर हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट लगाते हैं 28%। तो और अभी पेट्रोल पर मैं बता दूं, पेट्रोल पर केंद्र और राज्य दोनों मिला के 50-60% लगभग पहुंच जाता है। अगर हम पेट्रोल 40 रुपये में खरीदते हैं, बेचते हैं 60 रुपया में, लगभग एक मोटा मोटी में जितना हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा उस पर टैक्स हो जाता है। और टैक्स से इस पर दोनों का, केंद्र का अपना अलग रहता है और राज्य का अलग होता है। तो राज्य की सबसे अधिक कमाई अगर होती है तो वो होता है इससे, इसी से। और बिना ईंधन के किसी का कोई काम चलना नहीं है ना। बिना डीजल पेट्रोल के कोई गाड़ी, अच्छी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, बिना तेल के चलेगा क्या? नहीं। तो इसमें सरकार को अधिक से अधिक फायदा। अच्छा, यही कारण है कि देखो, अगर आप लक्स साबुन 10 रुपये का है ना, तो दिल्ली में भी खरीदोगे तो 10 रुपये का मिलेगा, और ग्वालियर में खरीदोगे तो 10 रुपये का, या ये गांधीनगर में खरीदोगे तो 10 का, चेन्नई बंगलोर में खरीदोगे तो ना, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में है। लेकिन पेट्रोल का अभी आप मेरे यहाँ यूपी में चले जाओ 95 रुपये, और यही वहीं भिंड और इटावा के जो लोग होंगे इधर कितना, तो अक्सर भिंड वाले पढ़े पहुंच जाते हैं
वहाँ से चले आते हैं। खरीदार आते हैं छत्तीसगढ़ से, झांसी में पूरा टंकी फुल करा के जाते हैं। यहाँ पर जाऊँ ना, क्योंकि सीधे सीधे आप देखो 12-13 रुपये का अंतर है, कहाँ 95, कहाँ 107 रुपया, कुछ 8 रुपया है ना, 12-13 रुपये का। तो ये तो हर राज्य इस पर क्या करते हैं, अलग अलग अपने राज्य में अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं। अच्छा, वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो पूरा इंडिया में एक रेट हो जाएगा, है ना। और इसीलिए इसकी जबरदस्त आम उपभोक्ता इसकी डिमांड करती है। अभी देखा ना, कर्नाटक सरकार, जो कर्नाटक की सरकार है, उसने एक तरफ वो दिखाया कि हम जनता से वादे किए हैं, पूरा करना है, और पूरा करने के लिए पैसा वो आएगा कहाँ, उस तुरंत दूध पर और डीजल पेट्रोल पर 3 रुपया बढ़ा दिया ना लीटर। तो सोचो उससे कितनी कम आमदनी होगी, फिर वो उससे जो वादा किया पूरा होगा। तो एक तरफ वो दिखाएगा कि देखो जो हमने वादा किया तो पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऊपर बोझ डाल दिया उसने, अब हर लीटर देंगे, तो बिना इसके काम हमारा चलना नहीं है। सरकारें यही करती हैं, यही खेल बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो अभी जीएसटी से बाहर है, जिस दिन जीएसटी में आ गया ना, हम लोग तो डेली इंतजार करते हैं जल्दी जीएसटी, आम उपभोक्ता फायदा होगा लेकिन सरकार की आमदनी कम हो जाए। बात समझ में आ गई? और कोई डाउट? और कोई डाउट इधर से कोई आगे पढ़ाया जाए? आज मुझे अच्छा लगा, मेरी जो पढ़ाने की शैली है वो यही है कि हमसे अधिक से अधिक सवाल पूछे जाएं और हम उसका अधिक से अधिक आपको उत्तर दें। मैं कभी वन वे कम्युनिकेशन में कभी बिलीव नहीं करता, आए लेक्चर दिए और चले गए, बात समझ में आई कि नहीं हुई, आपके समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। कल आए गाड़ी से देख, मैं ये चाहता हूँ कि आपका अधिक से अधिक ज्ञानार्जन हो, अधिक से अधिक आपका लाभ हो। ठीक है, मेन टॉपिक बात, हम लोग अधोम मतलब कार्मिक सम्मेलन आदि तरीके आते हैं, यहाँ तक हो गया है ना। अब अगला है समस्तरीय संचार। मतलब जब कोई भी व्यक्ति क्या करे, अपने बराबर वाले के साथ करेगा, तब महिला कार्यकर्ती दूसरे महिला कार्यकर्ती से, एक महिला सुपरवाइजर दूसरे महिला सुपरवाइजर से, एक सीडीपी दूसरे सीडीपी, एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर से, एक एसपी दूसरे जिले के एसपी, जब बात करेगा क्या कहलाएगा? समस्त। जब कोई सूचना या संदेश भेजेगा या अगला रिसीव करेगा, तो आपको पता ही है जो भेजता है वो सेंडर कहलाता है, प्रेषक, और जो उस सूचना को प्राप्त करता है जिसके लिए जाता है वो क्या कहता है? रिसीवर, प्राप्त करता है ना। तो जब उनके बीच कोई संवाद होता है, जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो क्या कहते हैं? समस्तरी कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट कि इसमें संचार समान स्तर पर होता है, संचार समान स्तर पर होता है। हाँ, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना प्रतीकात्मक, मैं समझ गया हूं कि मन में बातें याद आ रही हैं और इसीलिए हंसी आ। ठीक है, कहने वाले कह दिए, समझने वाले समझ। अगला है, तो क्या लिखा आप लोगों ने? इसमें संचार समान स्तर पर होता है। अगला, इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है, इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है, अत्यंत स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक मतलब जनरली इसमें कोई आदेश निर्देश या उचित का कोई उस तरह का भेद नहीं होता है। हम जब चाहें तब अपने से बराबर एक एसडीएम से अभी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, एक पद पर हैं, और आराम से वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि कई बार इसे क्रियान्वित करते समय, योजनाओं को क्रियान्वित करते समय आपके सामने भी कई बार व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी, तो अपने से नीचे से संवाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको ही नहीं पता है, वो तो आपके आदेश में है, तो उसके साथ करेंगे नहीं। अधिकारी के पास इतना समय नहीं, वो अभी भी डांट सकता है आपको, आपके ऊपर का कहेगा नहीं अभी समय नहीं है, आप जब बता रहे थे तो कहाँ थे, क्यों
कर सकते हैं, लेकिन अगर बराबर के हैं के साथ आराम से आप कर सकते हो, है ना। के साथ पूछने में या उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों क्या है शास्त्री है। ठीक है, अगला लिखिए। इसमें लिखित मौखिक प्रतिवेदन में मौखिक प्रतिवेदन समूह कार्य वर्क समूह कार्य वर्क। अरे ऐसे भी कार्य वर्क दिया। कार्य आपसी संपर्क, आपसी संपर्क आदि तरीके अपनाए जाते हैं। आपसी संपर्क आदि तरीके अपनाए जाते हैं। अभी एक मैंने कहा था ना आड़ा तिरछा वाला, तो कोई खास नहीं है, तो मैंने समझाई दिया था कि उसमें संगठन से संबंधित जो अलग अलग विभाग होते हैं ना, एक ही में अलग अलग विभाग। अब जैसे आप हेल्थ में चले जाओ, हेल्थ डिपार्टमेंट चले जाओ, देखना आंख अलग विभाग रहेगा, कान का अलग, ये दांत का अलग, लीवर का अलग, हड्डी का अलग, वो सब हेल्थ विभाग में आ जाएंगे ना, लेकिन विभाग अलग अलग है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, तो संचार होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आड़ा तिरछा, है ना। जब एक ही विभाग के अंदर जब अलग अलग विभागों में आपस में कुछ संचार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आड़ा तिरछा। अब इसके बाद अब अगला है प्रतीकात्मक या सांकेतिक, आत्मक या सांकेतिक संचार। इसमें जैसे अभी इसके पहले हम लोग देख रहे थे, संचार का तरीका मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है, तो इसमें न मौखिक रहेगा ना ही लिखित रहेगा। इसमें कैसे होता है, संकेतों के माध्यम से होता है। जैसे अभी आपने देखा था, जब मैंने सर्वगामी किया था, तो मैंने एक एरो बनाया था ना ऐसे, ये क्या दर्शा रहा है, नीचे से ऊपर, है ना। फिर ये अधोगामी का बनाया था, क्या ऐसे, यानी ऊपर से नीचे। तो यही क्या सिंबल अलग अलग, जैसे अभी जब आप फूलबाग चौराहे पर आते होंगे, अगर इधर पड़ाव की तरफ से, तो देखना वहां पे लगा के गेट इस साइड में इतना किलोमीटर, ये आगे पड़ाव इतने, या फिर अलग अलग अक्सर देखते हो ना, तो वो एरो बना के ऐसे ऊपर मतलब आगे है, ऐसे मतलब इधर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इधर लेफ्ट जाना है ना। अगर पता चले कि कभी आगे से रास्ता बंद है, मुड़ा है, तो ऐसे, वो सब क्या, वो भी तो संचार होता है, वो भी तो देख करके क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं, है ना, हमें क्या करना और क्या नहीं करना हो, ये होता है संकेत। अब जैसे कभी कभी हम कुछ बोले नहीं, केवल ऐसे ऐसे कर दें, मतलब क्या होगा, मतलब अब आप विदाई कर रहे हैं, है ना, टाटा बाय, अच्छा ऐसे ऐसे कर दिया, बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब जाने की परमिशन, है ना। कई बार हम बिजी होते हैं, संवाद नहीं कर सकते बोल के, ऐसे करते ना, हाँ हाँ मैडम पानी चाहिए क्या, बोलने में दिक्कत, ऐसे कर दिया, हाँ मतलब ठीक है चाहिए, कैसे कर दिया, नहीं, वो भी तो संचार हो रहा है ना,
और वो किसकी श्रेणी में आएगा? प्रतीकात्मक या सांकेतिक, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई है? सांकेतिक हम किसे कहेंगे? ठीक है, हेडिंग लिख लिया होगा, प्रतीकात्मक या सांकेतिक। इसमें संदेश या सूचना में संदेश या कहने या समझने के लिए, मतलब दोनों पर लागू होता है। संदेश या सूचना कहने या समझने के, कहने या समझने के लिए संकेतों या शारीरिक हाव भाव का, संकेतों या शारीरिक हाव भाव का सहारा लिया जाता है। संकेतों या शारीरिक हाव भाव का सहारा दिया जाता है। संकेतों या शारीरिक हाव भाव का सहारा लिया जाता होगा। जैसे अभी तो देखो, अब हाई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आने लगी। नहीं तो पहले आप देखते थे ना, हर चौराहे पे वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता था, है ना। तो वो क्या करता था कि ऐसे और ऐसे वो करेगा, मतलब ये वाले अब रुक जाएं और ये वाले जाएं, है ना। ये तो इसको ऐसे किया और इसको ऐसे कर देता है, फिर इधर घूम के ऐसे मतलब आइए और ये जाइए, है ना, ऐसे रुकने का। तो वो बोलता थोड़ी था सबसे, वो संकेत करता था। आजकल अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है ना, मानव का काम मशीन करने लगा है। तो अब देखते हैं ना, हर वहाँ पे 3 तरह की सिग्नल्स रहते हैं वहाँ पे। तो अगर सिग्नल ग्रीन है मतलब आप जाइए, रेड है मतलब रुकिए इंतजार करिए, येलो है तो मतलब कि अब ग्रीन होने वाला है तो वेट करिए, है ना। अगर पीला वाला क्या कर रहा है, ऐसे ब्लिंक कर रहा है, तो उसका मतलब रुकिए, देखिए और जाइए, है ना। क्योंकि उसमें न तो रुकने के लिए कहा जाता है न जाने के लिए, है ना। वो खुला होता है, ओपन होता है। तो अपनी सब उसमें गाड़ियां इधर से भी आएंगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी सब आ रही हैं। तो आप रुकिए, देखिए कि हमारे जिस साइड में जाना है, मुड़ना है, उधर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, देखिए फिर चले जाइए। तो उसका मतलब ये होता है। ऐसा तब किया जाता है जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन जब भीड़ बढ़ता है तब फिर इसको बंद कर दिया जाता है, ब्लिंक वाले को, और तब वो वाला तरीका अपनाया जाता है, रेड, ग्रीन और येलो वाला। लेकिन जब दोपहर में देखते हो ना, बहुत कम सड़कों पे भीड़ रहती है, तो हम क्यों किसी का समय बर्बाद करें? क्योंकि 30-30 सेकेंड का तो रहता ही है, तो हम 1.5 सेकेंड किसी का समय क्यों बर्बाद करें भाई। तो वैसे में हम क्या कर देते हैं, ब्लिंक पर लगा देते हैं, आइए रुकिए, देखिए और जाइए, है ना। ठीक है, अब लिखिए प्रतीकात्मक संचार के लाभ। प्रतीकात्मक संचार के लाभ। प्रतीकात्मक संचार के लाभ देखिए, समय एवं धन की बचत। समय एवं धन की बचत। समय एवं धन की बचत। धन, मनी, पैसा, रुपया। समय एवं धन की बचत होती है इससे, है ना। नेक्स्ट, गोपनीयता बनी रहती है, होती है, गोपनीयता बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। अधिक प्रभावी, अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। अब जैसे आप लोग सेटिंग कर देते हो ना, अरे वो बुलाने आएगा ना, तो अगर मैं आ रहा हूँगा तो इशारा कर देना, तो ऐसे क्या कर देते हो, मतलब अभी हैं, है ना, बाद में आना, ऐसे ऐसे कर देते, बोलते नहीं हो। बोलोगे तो वो सुन लेगा सामने जो बैठा है, तब क्या करते हो आप, उसके पीछे चलेगा और ऐसे, मतलब अभी ग्रीन सिग्नल नहीं है, रुक जाओ, है ना। तो तमाम सारे हम क्या कर देते, इससे गोपनीयता बनी रहती है। वही हम बोल देते कि नहीं अब रुकिए, आइए, तब ये भाई ये तो झूठ बोल रहा है ना।
तो ये इसका फायदा है। और चूंकि इसमें लिखना उखना नहीं है तो क्या होगा, कम खर्चीली है। टाइम टेकिंग भी, इशारा ऐसे कर दिया काम खत्म, कितना देर लगा, आराम से। अगला है अब दोस्त भी, क्योंकि अब आपको पता ही है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो है वो परिस्थिति बदल जाने पर वही चीज हानिकारक भी हो जाती है। तो अब देखो, अब कभी कभी मैंने उस दिन कहा था ना चाय लाना ना, अब वो अगला कंफ्यूज है, द्विअर्थी बात है, तो उसको पता ही नहीं कि यार लाना है कि नहीं लाना है ना। तो कभी कभी सांकेतिक वाले में जब हम मौखिक में स्पष्ट बोलते हैं, लिखित में भी हम स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन सांकेतिक वाले में कभी कभी क्या होता है, अच्छा हर देशों में ना अलग अलग संकेत भी होता है ना। अब जैसे अपने यहाँ कहीं अगर इस तरह का निशान बना है तो क्या है, खतरे का निशान है ना, या दो हड्डियों का वो ऐसे बना के देखते हो ना, डेंजर। कभी कभी आप पावर हाउस के पास जाना तो वो हड्डियों का बना के वो लिखे रहते हैं ऐसे क्रॉस, नीचे हड्डी जैसे वो, मतलब ये अगर टच कर दिया तो आपकी भी हालत यही होगी, मतलब शरीर में से मांस अलग और केवल हड्डी रह जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, संकेत ही तो दे रहा है, वो सूचना ही तो दे रहा है हमें। और किस तरह की सूचना दे रहा है, प्रतीकात्मक या सांकेतिक। तो मेरे ख्याल से इतने उदाहरण से बात समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, अब भाई मैं बार बार बोलो ना कि उदाहरण समझने के लिए उदाहरण देना पड़े, तो किस बात का उदाहरण, उदाहरण इसलिए दिया जाता है ना ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए, जो परिचित जिससे आप हो। ला ये भी अभी अभी देखा आपने, अब इससे बेहतर और उदाहरण क्या हो सकता है, प्रतीकात्मक या संकेत, देख रहे हैं ना, बात समझ में गए। तो ठीक है, तब हम लोग कल इसका दोष या और भी मतलब क्या तरीके हैं, कल हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे।